अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हिस्टैरिसीस लूप। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डज दिस हिस्टैरिसीस मीन्स? हिस्टैरिसीस मीन्स टू लैग बिहाइंड। दिस टर्म मीन्स टू लैग बिहाइंड। अब यहाँ पर क्या लैग बिहाइंड कर रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B विल लैग बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट I। और अगर जो हम ग्राफ ड्रा करते हैं, अ ग्राफ between B and I, that will be known as hysteresis loop. This is the graph between magnetic flux density B and the magnetizing current I. So let's start the topic. Now consider a solenoid. Now this is a solenoid and that is connected with an alternating source. और हमें पता है कि हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी है कि जब भी किसी सोलेनोइड में से किसी कॉइल ऑफ वायर में से करंट पास होता है, तो फॉर द टाइम कि जब तक करंट पास होता रहता है, वो कॉइल जो है वो एक मैग्नेट बन जाती है, एंड दैट टाइप ऑफ द मैग्नेट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर जैसे ही हम करंट को स्टॉप कर देंगे, ये वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, यानी कि जो भी इसका कॉपर है, आयरन है, उस फॉर्म में वापस चली जाएगी। फिर ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं रहेगी। सो दिस फिनोमेना इज़ नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर आपके पास हम देखते हैं कि जब तक करंट फ्लो किया और ये सोलेनोइड मैग्नेट बनती रही, तो हम इस केस के लिए एक ग्राफ प्लॉट करने लगे हैं, एंड दिस ग्राफ इज़ प्लॉटेड between the magnetizing current I that is plotted along the x-axis and the magnetic flux density B that is plotted along the y-axis. हम इसमें केस डिस्कस करेंगे for the current। हमें नज़र आ रहा है that we are having an alternating source। alternating source में क्या होता है कि करंट का हाफ पार्ट जो है वो पॉजिटिव पीक और हाफ पार्ट जो है वो नेगेटिव पीक जो होती है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे, और हमें ये भी पता है कि दैट वी हैव टेकन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर जो होते हैं वो कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का होता है दैट वी आर हैविंग डोमेन्स। आपके पास डिफरेंट एरियाज़ हैं, स्पेसिफिक रीजन्स हैं, और इन एरियाज़ को हमने अलहदा मेंशन इसलिए किया है बिकॉज ईच एरिया इज़ हैविंग अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन की स्पेसिफिक डायरेक्शन है हर डोमेन के लिए, और हमने लास्ट लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि हर डोमेन के अंदर एटलीस्ट 10⁻12 से लेकर 10⁻16 तक एटम्स होते हैं, एंड दिस इज़ द मैक्रोस्कोपिक लेवल, क्योंकि ये सम मिलीमीटर्स तक जो होता है ये, और हम इसको नेकेड आई से देख भी सकते हैं। अब यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि हर डोमेन में आपके पास नेट मैग्नेटाइजेशन की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होती है, और ये स्पेसिफिक वैल्यू इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन। हर डोमेन की डिफरेंट होगी दूसरे डोमेन से, और जैसे ही आप करंट अप्लाई करते हो देन हमें पता है दैट ड्यू टू द पैसेज ऑफ द करंट आपके पास ये डोमेन्स जो हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है सोलेनोइड के ऊपर, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन डोमेन्स को अलाइन करने की कोशिश करती है। तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू यहाँ 0 से शुरू होती है और इंक्रीज़ करती जाती है ऑन पॉजिटिव साइड, आपकी डोमेन्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की वो भी अलाइन होना शुरू हो जाती हैं। दिस मीन्स दैट एट दिस टाइम with the increase in the value of the current there will be an increase in the magnetic flux density। तो अगर हम यहाँ से ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें, तो जैसे जैसे आपका करंट जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा, B की वैल्यू भी इंक्रीज़ करती जाएगी। ये फिनोमेना चलता रहेगा कुछ यहाँ तक, मतलब कि हमने करंट की वैल्यू को इंक्रीज़ किया, B की वैल्यू भी इंक्रीज़ करती गई अप टू दिस एक्सटेंट। यहाँ से आकर हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो B कुछ इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगी, B इंक्रीज़ होगी बट अप टू अ वेरी लिटिल वैल्यू। फिर जैसे और हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो B की वैल्यू अब कांस्टेंट की तरह जो है वो आगे बढ़ रही है। एट दिस पॉइंट where the value of the current is maximum and we are having no further increase in the value of the magnetic flux density with further increase in the I, this point is known as the saturation point. This point is known as the saturation point. Why saturation point? Because it is the point at which the material is having the maximum value of the magnetic flux density. अब हम पहुंच चुके हैं इस टॉप के ऊपर। अब यहाँ से फर्दर आगे करंट की वैल्यू ने डिक्रीज़ करना है, तो हम देखेंगे करंट की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, लेकिन हमारा जो ग्राफ है वो रिट्रेस बैक नहीं होगा। इट विल अडॉप्ट अ डिफरेंट पाथ, और वो डिफरेंट पाथ कैसा है कि आपके पास ग्राफ ने कुछ इस तरह का पाथ जो है वो अडॉप्ट कर लिया। पहले आपके पास इनिशियल पाथ ये बना था,
जिसमें हमने देखा कि करंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करने से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है अप टू दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे जाके जैसे ही करंट की वैल्यू वापस जो है वो ज़ीरो की तरफ आने की कोशिश करेगी, हमारे पास ये जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर डोमेन्स की अलाइनमेंट थी ये भी वापस रिवर्स होने की कोशिश करेगी। लेकिन हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में 100 डोमेन्स थी और इस पॉइंट पे आकर 100 की 100 डोमेन्स जो हैं वो अलाइन हो चुकी हैं। लेकिन जैसे ही आप करंट की वैल्यू को रिवर्स करोगे एट दिस पॉइंट, मतलब इस पूरे पाथ में करंट की वैल्यू कम हुई, अलाइनमेंट कुछ कम हुई और कम हुई और कम हुई, बट एट दिस पॉइंट द वैल्यू ऑफ द करंट इज़ नाउ ज़ीरो, बट 100 डोमेन्स कम्प्लीटली जो है वो डिसअलाइन नहीं हो सकी। ये इनमें से हम सपोज कर लेते हैं कि 100 में से 98 जो हैं उनकी अलाइनमेंट जो है वो उनका ऑर्डर ख़राब हो चुका है, बट स्टिल वी आर लेफ्ट विद द 2 डोमेन्स दैट आर इन ऑर्डर और दैट आर इन द सेम डायरेक्शन। तो ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर करंट की वैल्यू तो यहाँ तक आती हुई ज़ीरो हो चुकी है, बट एट दिस पॉइंट द मटेरियल इज स्टिल हैविंग सम नेट मैग्नेटिक फ्लक्स। सो दिस पॉइंट इज नोन एज द retentivity. Retentivity means retention or retentivity means that the material is still retaining some net magnetic flux over here with the value of the current that is taken to be zero. अब हम क्या करते हैं, अब हम ग्राफ का थोड़ा सा ये जो हमारा एसी करंट है इसकी नेक्स्ट पीक पे जाते हैं। अब करंट जो है वो इस पॉइंट से फर्दर आगे अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है। दिस मीन्स दैट कि पहले हम पॉजिटिव साइड पे जो है वो करंट को डील कर रहे थे, अब हमारा करंट जो है वो डायरेक्शन रिवर्स करके अब इस साइड पे जाएगा। तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू इस साइड पर नेगेटिव साइड पर इंक्रीज़ होती जाएगी, हमारा जो वो थोड़ा सा ऑर्डर था 2 डोमेन्स का वो भी जो है वो ऑर्डर हमारा जो है वो ख़राब हो रहा है और इस पॉइंट पे आके आपकी करंट की वैल्यू नेगेटिव साइड पर जा चुकी है। सपोज दैट इट इज़ एट दिस पॉइंट और इस पॉइंट के ऊपर आपकी जो डोमेन्स हैं वो वापस अपनी दोबारा से वो जो है वो उनकी अरेंजमेंट बिल्कुल टोटली ख़राब हो चुकी हुई है। और दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट at which we are forcing the orderliness of the domains of the ferromagnetic material to be destroyed completely by reversing the value of the current. This point is known as the, or this phenomena is known as the corrosivity. This is known as corrosivity. This we can name this. This is a saturation point. This point is known as the retentivity or retention. दिस पॉइंट सी इज़ नोन एज द करसिविटी। और फिर जैसे जैसे फर्दर आप करंट की वैल्यू को मज़ीद नेगेटिव करते जाएंगे, आपका ग्राफ जो है मतलब कि ये जो पहले सपोज कि अगर पहले डोमेन्स ने अरेंजमेंट की थी इन दिस डायरेक्शन, देन बाय रिवर्सिंग द वैल्यू ऑफ द करंट बियॉन्ड दिस सी आपके पास डोमेन्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में जो है मतलब कि हम इसे दिखा सकते हैं कि आपके डोमेन्स जो हैं वो अब इस डायरेक्शन में अरेंज हो रही हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा अगेन एट अप टू दिस पॉइंट। इस पॉइंट तक आकर आपके पास अगेन वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। और फिर जैसे ही करंट आपका जो है वापस अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करने की कोशिश करेगा, मतलब कि लेस नेगेटिव होने की कोशिश करेगा, देन योर ग्राफ अगेन दैट विल नॉट बी रिट्रेस्ड बैक, इट विल अडॉप्ट अ डिफरेंट पाथ। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट पाथ जो है वो आ जाएगा। नाउ यू कैन सी कि आपके पास जो कर्व है दैट इज़ नॉट रिट्रेसिंग बैक इट्स पोजीशन, बिल्कुल रिट्रेस बैक नहीं हो रहा, इट अडॉप्ट्स न्यू पाथ फॉर दिस साइकिल। और जैसे ही आपका जो है कर्व इस वापस इस ज़ीरो लाइन को टच करेगा तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। एट दिस पॉइंट द वैल्यू ऑफ द करंट इज ज़ीरो, but still the material is retaining some magnetic field over here, internal magnetic field, that's known as the magnetic flux density over here. Again this is the retention point. जिस तरह यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव पीक के लिए रिटेंशन पॉइंट था, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव पीक के लिए रिटेंशन पॉइंट है। फिर जैसे ही आपकी नेगेटिव पीक जो है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगी तो अगेन आपका कर्व जो है वो भी प्रोसीड करेगा। आप देख सकते हैं कि अगेन ऑर्डरलीनेस को ख़राब करने के लिए आपकी करंट की वैल्यू को थोड़ा सा पॉजिटिव पे बढ़ाना पड़ेगा। एट दिस पॉइंट वी आर हैविंग सम करंट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन बट वी आर नॉट हैविंग एनी मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आप देख सकते हैं कि हर पॉइंट के ऊपर करंट जो है दैट इज़ लीडिंग द magnetic flux density, or we can say that the magnetic flux density is lagging behind the current. अगर हम इसको कंप्लीट कर लें, हम इसे पी को जो है वो आगे की तरफ लेके जाते हैं तो अगेन वी कैन हैव द सेम।
तो आप देख सकते हैं कि ये जो कर्व आपके पास बनेगी, this type of the curve, this is known as the hysteresis loop. This hysteresis loop is the loop, or that is the graph drawn between the magnetizing current I and the magnetic flux density B. और इसको हम hysteresis इसलिए बोलते हैं because in each part of this graph or the curve or the loop, the magnetic flux density is lagging behind the current. पीछे पीछे चलती हुई आ रही है। इसी पीछे पीछे चलने की वजह से हम सैचुरेशन पॉइंट को, रिटेंटिविटी को और क्रेसिविटी को भी डिफाइन कर सकते हैं। नाउ देयर कम्स अनदर पॉइंट दैट इज नोन एज द हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस का मतलब है एक्चुअली वी आर डीलिंग विद द एनर्जी कितनी, हमने वर्क एनर्जी के चैप्टर के टॉपिक में पढ़ा था दैट इफ़ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वर्क देन वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द ग्राफ। तो अगर हम इसमें एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करने की कोशिश करें देन दैट एरिया अंडर द ग्राफ दैट विल गिव अस द वर्क, एंड दिस वर्क इज एक्चुअली द एनर्जी, एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी दैट इज यूटिलाइज्ड व्हाइल मैग्नेटाइजिंग एंड देन डीमैग्नेटाइजिंग द मटेरियल। यहाँ पे सोलेनाइड जो है वो मैग्नेटाइज हो रहा है और फिर करंट की रिवर्स डायरेक्शन की वजह से डीमैग्नेटाइज भी हो रहा है, फिर नेक्स्ट साइकिल में फिर मैग्नेटाइज होगा, फिर रिवर्स में फिर डीमैग्नेटाइज होगा। तो एक कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी करंट में मैग्नेटाइजेशन भी हो रही होती है और डीमैग्नेटाइजेशन भी हो रही होती है। एक्चुअली वी हैव ड्रॉन दिस होल लूप फॉर अ सिंगल साइकिल ऑफ द एसी करंट। तो यहाँ पे जितनी आपके पास एरिया होगा इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हम लूज़ करेंगे वाइल मैग्नेटाइजिंग द मटेरियल एंड देन डीमैग्नेटाइजिंग द मटेरियल। दिस मीन्स दैट इफ वी कैन हैव डिफरेंट लूप एरियाज। आपके पास कुछ लूप्स जो हैं वो कुछ इस तरह की बहुत ही नैरो एरिया के साथ भी आपको मिलेंगी फॉर सम मटेरियल्स, और कुछ आपके पास मटेरियल्स के लिए कुछ जो लूप्स हैं हिस्टेरेसिस लूप्स वो कुछ बहुत ज़्यादा वाइड भी मिलेंगी। अब यहाँ पर देखें तो इस हिस्टेरेसिस लूप का एरिया जो है दैट इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द एरिया ऑफ दिस हिस्टेरेसिस लूप। तो लूप एरियाज़ के हिसाब से हम मटेरियल्स को, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को दो तरह के मटेरियल्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन दैट इज़ द सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल एंड नंबर टू दैट इज़ द हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। Soft magnetic materials are those, as I am indicating by using this curve, that it is having less value of the hysteresis loss. This means that we will lose a small value of the energy while magnetizing and then demagnetizing the material. This means that कि ये वो materials हैं जिनको magnetize करना भी easy है और वापस इनको demagnetize करना भी easy है. That's why these are known as the soft magnetic materials. The second type is known as the hard magnetic material. हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में आप देख सकते हैं कि लूप एरिया बहुत ज़्यादा है बिटवीन द करंट आई एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी, और यहाँ पे ये लूप एरिया जो ज़्यादा है ये डिफाइन करता है दैट इन दिस टाइप ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल द हिस्टेरेसिस लॉस और द एनर्जी लॉस्ट, the value of the energy that we are going to lose while magnetizing the material and then demagnetizing the material, that is very high. या हम सिंपल वर्ड्स में इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स वो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जिनको मैग्नेटाइज करना भी मुश्किल होता है, और एक मरतबा जब उनकी डोमेन्स अलाइन हो जाती हैं तो वापस उनको डीमैग्नेटाइज करना भी मुश्किल होता है. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू फर्स्ट मैग्नेटाइज एंड देन टू डीमैग्नेटाइज द मटेरियल्स. सो दीज आर नोन एज द hard magnetic materials. So this was all about the hysteresis loop. Now I am repeating that hysteresis means to lag behind. Hysteresis loop को जब हम define करते हैं then actually we have to draw a graph between the magnetizing current I and the magnetic flux density B. ये जो magnetic flux density B है that is inside of the material. हम कोई भी जो स्पेसिमन के तौर पे कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का सोलेनाइड लेंगे और उसको अटैच कर देंगे एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ. अब हमें पता है बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट्स दैट जब तक हमारे पास करंट फ्लो करता रहेगा ये मटेरियल इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहेगा, और जैसे ही करंट का फ्लो बंद हो जाएगा ये मटेरियल वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा. अब यहाँ पर हम इसको बिल्कुल इसी तरीके से फॉर सिंगल साइकिल ऑफ द एसी करंट हम डिफ़ाइन करते हैं कि कैसे हम हिस्टेरेसिस लूप को ड्रा करते हैं, और फिर हमने डिफ़ाइन किया सैचुरेशन पॉइंट को, रिटेंटिविटी को, ग्रेसिविटी को.
और हमने फिर देखा कि एरिया ऑफ द लूप दैट डिटरमिन्स द एनर्जी लॉस, और इस हिसाब से दो तरह के मटेरियल होते हैं, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल. So this was all about, and students, this was the end of the chapter number 17.